मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। योजना भवन के बेसमेंट में सोने सहित करोड़ों रुपए मिलने से जुड़ी खबर है। पूरे प्रकरण पर फर्स्ट इंडिया का बड़ा खुलासा। फर्स्ट इंडिया को सूत्रों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी। अरबों रुपए के टेंडरों को पास करने के एवज में मिलने वाले कमीशन का खेल। टेंडरों को पास करने के एवज में मिली बताई जा रही है ये राशि। एक ज्वाइंट डायरेक्टर ने ऑफिस को सुरक्षित मान अलमारी में ये नकदी रखी थी। नकदी के साथ 1 किलो सोना मिला। आपको बताएं कि नकदी के साथ मिला 1 किलो सोना नोटबंदी के दौरान खरीदने की चर्चा है। ये जो सोना मिला है वो नोटबंदी के दौरान खरीदा गया है। उस सोने को भी सुरक्षित मानकर रखा गया था। इसी नकदी के साथ ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव बताया जा रहा है इस नकदी का मालिक। हालांकि फिलहाल नहीं हो पाई है आधिकारिक पुष्टि, लेकिन जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये मिल रही है। ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव बताया जा रहा है इस नकदी का मालिक, क्योंकि कल जिस तरह से ताला तोड़ा गया था अलमारी का, योजना भवन में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अलमारी से एक बैग बरामद हुआ था। 2 करोड़ से ज्यादा की राशि उस बैग में थी। कई किलो सोना बरामद हुआ था। उस दौरान सीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और बताया गया था कि हाँ, ये राशि बरामद हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि ये राशि किसकी है, कैसे यहाँ तक पहुंची है। इसका खुलासा जल्द किया जाएगा, पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा गया था। दिनेश एमएन मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ डीजीपी उमेश मिश्रा भी मौजूद थे और सभी की तरफ से सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। हालांकि सूत्र ये हमारे जानकारी दे रहे हैं कि जिसकी ये राशि है, जिसका ये सोना है, उसका पता चल गया है। ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव बताया जा रहा है इस नकदी का मालिक। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, तो क्या अब आधिकारिक पुष्टि का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है? अब ये पता चल चुका है कि ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की ये नकदी है? देखिए, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि वेद प्रकाश यादव ही इस पूरी नकदी का मालिक है, 1 किलो सोने का मालिक है और पूरा जो खेल है वो कमीशन का खेल बताया जा रहा है। जिस प्रकार से टेंडर पास करने की एवज में अधिकारी रिश्वत लेते हैं, उन रिश्वत के लिए ही ये नकदी बताई जा रही है। 2 करोड़ की अधिक से राशि मिली थी और साथ में 1 किलो सोना जिसकी कीमत 60 लाख से ऊपर की है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान ये सोना वेद प्रकाश यादव द्वारा खरीदा गया था, क्योंकि वेद प्रकाश यादव ये बात जानता था कि कभी भी आईटी रेड यानी कि इनकम टैक्स की रेड उसके घर पे हो सकती है। ऐसे में उसने ऑफिस को चुना कि ऑफिस मेरे लिए सुरक्षित रहेगा और ऑफिस की जो अलमारी थी ये सुरक्षित रहेगी और इसीलिए इसने इस राशि को यहाँ रखा था। और राशि के साथ साथ जो 1 किलो सोना है वो भी उस बैग के अंदर रखा गया था। लेकिन जो अभी अभियान चल रहा है, इस अभियान के तहत जितनी भी अलमारी में जो फाइल पड़ी है उनको ई फाइल के अंदर कन्वर्ट करने का अभियान चल रहा है। ऐसे में जब कल ये अलमारी खोली गई कि हाँ, इसके अंदर जो फाइल रखी हुई है उसको हम ई फाइल में चालान कन्वर्ट कर दे, तो वो अलमारी खुली नहीं, उसके बाद उसको तोड़ा गया। तब ये पूरा मामला खुला। हालांकि इस घटना के बाद भी लगातार वेद प्रकाश यादव पुलिस के साथ इधर उधर घूमता रहा, पुलिस का सहयोग करता रहा। लेकिन जब उसकी जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध लगी, तभी पुलिस समझ गई कि कहीं ना कहीं वेद प्रकाश यादव का हाथ इस पूरी घटनाक्रम के अंदर है। और जब पूछताछ की गई तो जो परतें थी वो लगातार खुलती गई और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे होते गए। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि का हमें भी इंतजार है। तो आधिकारिक पुष्टि कैसे होगी सत्यनारायण? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो क्योंकि अगर ये कमीशन का खेल पूरा जो सूत्रों को जानकारी सही है वो पूरा खेल कमीशन का है, तो इसकी जांच जयपुर पुलिस नहीं बल्कि एसीबी करेगी। क्योंकि पैसा आया, कोई पैसा आया है कमीशन के रूप में आया है और पैसा जिस प्रकार से पैसा आया तो उसकी जांच केवल एसीबी कर सकती है। और अगर ये पैसा दूसरी विधि के अनुसार आया है या फिर किसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत आया है तो इसकी जांच जयपुर पुलिस करेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जो मिल रही है कि पूरा पैसा कमीशन के खेल से आया है और कमीशन का खेल इतना बड़ा है कि 1 अरब 55 करोड़ रुपए के जो 2 टेंडर पास हुए थे उन टेंडरों के अंदर मिली हुई राशि थी जो यहाँ पर रखी गई थी। ऐसे में जो सूत्र कह रहे हैं कि अभी पूरे घटनाक्रम में 0 नंबर की FIR काट के एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजी जाएगी, यानी कि एसीबी को भेजी जाएगी और एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी और एसीबी ही इस मामले के अंदर आगे जांच करते हुए जो अन्य अपराधी है उनको गिरफ्तार करेगी। सत्यनारायण, क्योंकि देखिए कल जब जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, एक बैग का पता चलता है, अलमारी का ताला तोड़ा जाता है, बैग में राशि निकलती है, उस समय ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया था कि बहुत जल्द खुलासा होगा, बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। जरा ये बताइए कि खुलासा हो कैसे पाया है? आप बता रहे हैं कि जहां जहां टीम जांच कर रही थी वहां वहां ये शख्स भी मौजूद था, गुमराह कर रहा था,
संदिग्ध गतिविधियां लगी हैं, लेकिन ऐसा क्या लगा जिससे खुलासा हो पाए कि हाँ इसी की नकदी है, इसी का पैसा है? देखिए, जब कल प्रेस वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता के दौरान ये बात साफ है कि पुलिस मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने कि इस बात का हम जल्दी पता लगा लेंगे, क्योंकि जयपुर पुलिस हमेशा ही जब जांच करती है तो उस घटना की जांच करते हुए जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, वारदात का पर्दाफाश कर देती है। शुरुआत से जयपुर का नियम रहा है। हमें पूरा विश्वास था जिस प्रकार से रात को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का बयान है, उसके बाद में कल पूरी रात से पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित पूरी कमिश्नरेट स्पेशल टीम इस मुहिम में थी कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का पता लगाया जाए, क्योंकि जब इतना बड़ा घटनाक्रम होता है जिसकी प्रेस वार्ता है खुद सीएस को यानी कि मुख्य सचिव को करनी पड़े तो कहीं ना कहीं मामला काफी संगीन हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मामले को एक चुनौती के रूप में लिया और जब आज पूरे सीसीटीवी फुटेज संगाले गए, करीबन 180 से अधिक कैमरों की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में जब वेद प्रकाश यादव जो कि जॉइंट डायरेक्टर है उसकी जो गतिविधियां थी वो थोड़ी संदिग्ध लगी, तो उसके बाद में उससे पूछताछ की गई, डिटेन किया गया। उसके बाद पूछताछ की गई तो सूत्र कह रहे हैं कि तब उसने मुंह खोला कि हाँ ये जो राशि है वो राशि मैंने रखी थी, क्योंकि मैं अपने ऑफिस की अलमारी को सेफ मानता हूँ। नहीं सत्यनारायण, इतनी आसानी से तो मुंह नहीं खोल दिया होगा, इतनी आसानी से तो नहीं बता दिया होगा कि मेरी राशि है, क्योंकि पता है कि अगर ये यहाँ कबूल लिया तो फिर आगे फंसेंगे और जांच लंबी जाएगी। 7 से 8 लोगों को डिटेन भी किया गया था सत्यनारायण कल, क्या उनकी तरफ से भी नाम लिया गया है? उन्होंने भी कुछ बताया है इस बारे में? देखिए, 8 व्यक्तियों को डिटेन किया गया था जिनके हालांकि उनसे पूछताछ हुई, लेकिन उनसे जानकारी में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लगातार सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग की गई तो सामने आई कि वेद प्रकाश यादव की बयान और उस सीसीटीवी फुटेज जो सामने दिख रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं भिन्नता पाई गई, और भिन्नता पाई जाने के बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो पुलिस के सामने टूट गया। वो जानता था कि अगर मैं पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलूंगा तो ये जो तथ्य हैं, जो फुटेज दिख रहे हैं सामने, ये मुझे झूठा साबित कर देंगे। ऐसे में उसने अपनी सच्चाई थी वो कबूल कर ली। कबूल करने के बाद में सामने आया कि 1 अरब 55 करोड़ रुपए का जो डील हुई थी टेंडरों की, उन डील को पास करने की एवज में 2 टेंडर पास करने की एवज में ये करोड़ों का राशि धनराशि कमीशन आया था। उस कमीशन को सेफ मानते हुए, क्योंकि ये अभी से नहीं बल्कि पिछले कई समय से जिस व्यक्ति ने नोटबंदी के दौरान 1 किलो सोना खरीदा हो तो मान सकते हैं कि नोटबंदी के पहले से ही ये व्यक्ति लंबित भ्रष्टाचार के रूप में यहाँ पर काम करता आ रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अच्छा, किसकी संलिप्तता इसमें रही है, क्या उसकी तरफ से नाम भी बताया गया है? जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव जिनकी नकदी है ये बताया जा रहा है, कुछ और नाम उन्होंने बोले हैं क्या? देखिए, जो जानकार सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वेद प्रकाश यादव जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं, जो कि इस बिल्डिंग में बैठते हैं, उनकी ये अलमारी थी, उनकी ये राशि थी और राशि है। फिलहाल जो सूत्र जानकारी मिल रही है कि वेद प्रकाश यादव ने पुलिस के सामने कबूल किया कि हाँ ये मेरी धनराशि है। क्योंकि ये मामला अब एसीपी के अधीन आएगा तो एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी और अन्य जो भ्रष्टाचारी के लोग हैं, लिप्त हैं पूरे केस के अंदर, इस पूरे खेल के अंदर, इस पूरे टेंडर कमीशन खेल के अंदर, उनको भी एसीपी गिरफ्तार करेगी। लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है, उसका हमें इंतजार करना होगा। आधिकारिक पुष्टि होने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जो कि 0 नंबरी FIR अशोकनगर थाने में काट के अशोकनगर थाना पुलिस उस FIR को भेजेगी एंटी करप्शन ब्यूरो में। वहां पर एसीपी पूरे प्रकरण की अग्रिम जांच करेगी। बिल्कुल सत्यनारायण, और पूरे मामले में आप बता रहे हैं कि 0 नंबर की FIR दर्ज की जाएगी, यानी कि यह है कि जल्द से जल्द अब 0 नंबर की FIR दर्ज की जाएगी जिससे एसीपी की एंट्री हो पाए और पूरे मामले का फिर आगे पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। बिल्कुल जितना देखिए, ये किसी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं है, किसी प्रकार की वारदात नहीं है, जबकि एक केवल एक घटना है जिस घटना के अंदर सरकारी ऑफिस के एक बेसमेंट की एक अलमारी के अंदर करोड़ों रुपए की धनराशि मिली जिसका मालिक सामने नहीं आ रहा है। ये इस प्रकार की शायद राजस्थान के इतिहास में पहली ऐसी घटना हुई है। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि वेद प्रकाश यादव इस पूरी रकम का मालिक है। क्योंकि ये आपराधिक घटना होती तो पुलिस जांच करती, अगर कोई आपराधिक प्रकरण होता, कोई वारदात होती तो पुलिस जांच करती, लेकिन ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार की राशि जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे प्रकरण की जांच एसीबी के द्वारा होनी है, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, एक कार्य विधि होती है जिसके अनुसार पुलिस किसी को केस दूसरे एजेंसी को सौंपती है तो वो अपनी यहाँ पर एक FIR दर्ज करती है। 0 नंबरी FIR उसे बोलते हैं, जिसे हम FIR दर्ज करने के बाद में पुलिस तुरंत रूप से उसे दूसरे एजेंसी को सपुर्द करते हैं। तो वैसे ही इस मामले के अंदर किया जाएगा। 0 नंबरी FIR काटने के बाद में उसको उस FIR
एफआईआर को कन्वर्ट करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भेजा जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन तय है 99% जो रकम है वो रकम वेद प्रकाश यादव की है। 1,55,55 करोड़ रुपए का जो पूरा सिस्टम का खेल था। 2 टेंडर पास हुए थे, उन टेंडरों के पास करने की एवज के अंदर ये रकम मानी गई थी, क्योंकि वेद प्रकाश यादव ये जानता था कि पिछले कई दिनों से वो एक खेल कर रहा है। ऐसे में वो जानता था किसी भी वक्त आईटी यानी कि इनकम टैक्स की रेट उस पर पड़ सकती है। ऐसे में उसने अपने इस ऑफिस की इस अलमारी को सुरक्षित माना और इसी में रकम रख दी। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि ये रकम अब ऑफिस उसके पास पहुंचे, और शायद ईश्वर भी उसको सजा दिलाने का सोच रखा था, क्योंकि पाप जो कि बुरे कर्म का अंत हमेशा बुरा ही होता है, और यही वेद प्रकाश के साथ हुआ। आखिर नाम उजागर हुआ और अब उसकी गिरफ्तारी की शुरुआत की जा रही है। दीपिका, बिल्कुल सत्यनारायण, अब आगे का प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है वो जरा दर्शकों को समझाइए। आप बता रहे हैं कि पहले 0 एफआईआर होगी, उसके बाद एसीबी पूरे मामले की जांच करेगी, तो पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी, क्या प्रोसेस रहेगा आगे? दीपिका देखिए, जयपुर पुलिस ने जैसे इस घटना का पता लगा, उस घटना के बाद में जयपुर पुलिस पूरी रात से इस घटना की पड़ताल में, इस घटना की छानबीन में लगी हुई थी। उसके बाद लगातार पड़ताल करते हुए जब पूरी रात से पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कैमरों की फुटेज खंगाल रहे थे, तो उसको सामने आया कि जो वेद प्रकाश यादव है, इसके आने और जाने के बीच में जो गतिविधियां होती है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध होती है। सबसे अधिक मिलने वाले लोग जो है वो इसके पास आते हैं। ऐसे में पुलिस ने आज सुबह करीबन 9:30 बजे वेद प्रकाश यादव को डिटेन किया। उसके बाद में उससे पूछताछ शुरू हुई। हालांकि शुरुआती 1-2 घंटे के अंदर तो वेद प्रकाश ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसके सामने वो कैमरे की फुटेज उसको दिखाई गई कि इस घटना के बाद ये देखिए आपकी गतिविधियां इस प्रकार से हो रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस जब जांच करती है तो व्यक्ति के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये स्पष्ट कर देते हैं कि वो दोषी है या नहीं। और जैसे ही स्पष्ट हुआ कि वो दोषी है, तुरंत प्रभाव से पुलिस ने शक्ति बढ़ते ही वो पुलिस के सामने टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि नकदी मेरी है, ये धनराशि मेरी है, और टेंडर का नाम उसने बता दिया। हालांकि एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र होता है उसको समझने के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन अब पुलिस जो वेद प्रकाश यादव है उसके खिलाफ एक मुकदमा पंजीबद्ध करेगी अशोकनगर थाने के अंदर, और उस मुकदमे की जो प्रति है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की ऑफिस भेजी जाएगी, जिससे कि एंटी करप्शन ब्यूरो उस मुकदमे को अपने यहाँ पर कर सके, उसकी जांच कर सके। उसके बाद में हालांकि जयपुर पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि किसी प्रकार की आपराधिक षड्यंत्र नहीं है, किसी प्रकार की वारदात नहीं है, किसी प्रकार का जानलेवा हमला नहीं है। ये केवल एक महज घटना है जो कि आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है, पैसों के लेन देन जुड़ी हुई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर कटने के बाद में ऐसी भी जाएगी। हालांकि अभी पूरा मामले के अंदर लेकिन सत्यनारायण, एक सवाल ये भी, आप बता रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान ये सोना खरीदा गया है, तो क्या ये भी बताया गया है, हमारे सूत्रों की तरफ से क्या जानकारी और मिल पा रही है कि ये सोना कब यहाँ पर रखा गया, ये बैग कब यहाँ पर रखा गया, किस तरह से रखा गया? देखिए, अभी तक जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई और इसके पास में काफी अधिक कैश था, तो इसने सोचा कि मैं मेरे कैश को सोने में अगर कन्वर्ट कर दूं तो मेरा पैसा ही बना रहेगा। ठीक है सत्यनारायण, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो